हेलो एवरीबॉडी। इसके पहले के वीडियो हमने देखा है, क्या देखा है बताओ। देखे होंगे आप लोगों ने पहले का वीडियो, डिब्रोगली तरंग दैर्ध्य, द्रव्य तरंग, है ना। द्रव्य तरंग या डिब्रोगली तरंग हम देखे थे, जिसका तरंग दैर्ध्य का फार्मूला भी निकाले थे, है ना। इलेक्ट्रॉन के लिए भी फार्मूला निकाले थे कि इलेक्ट्रॉन एक कण है तो उससे संबद्ध, इलेक्ट्रॉन से जो कण संबद्ध होगा या इलेक्ट्रॉन से जो तरंग संबद्ध होगा उसका तरंग दैर्ध्य किस फार्मूला से निकाला जा सकता है। तो आज के वीडियो में देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का प्रायोगिक प्रदर्शन, जिसे डेविसन और जर्मन ने अपने प्रयोग के माध्यम से किया था, है ना। डेविसन जर्मन का प्रयोग है ये। तो डेविसन जर्मन का प्रयोग इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है और उस इलेक्ट्रॉन के तरंग दैर्ध्य की गणना भी यहाँ पर हम करेंगे कि कितना होगा। इसके लिए प्रायोगिक प्रबंध यहाँ पर इस प्रकार से है। इसको पहले आप लोग समझ लीजिए क्या क्या इसमें है। इसमें एक तंतु F होता है ना। इसमें एक तंतु F होता है जिस पर बेरियम ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है, ठीक है। इसमें एक तंतु F होता है जिस पर बेरियम ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है, जिसे निम्न तनाव की बैटरी के साथ जोड़ा गया है, ठीक है। तो बैटरी के साथ जोड़ा गया है तो क्या होता है, इसको घेरता हुआ एक बेलनाकार क्या है, कैथोड है ना। मतलब ये जो तंतु है AF वो किसके अंदर है, इस बेलनाकार कैथोड के अंदर। कैथोड इसलिए कह रहे हैं इसको क्योंकि ये एक बैटरी B के ऋण ध्रुव से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके बीचों बीच, इस बेलनाकार कैथोड के अक्ष के अनुदिश या बीचों बीच क्या होता है, छिद्र होता है जहां से इलेक्ट्रॉन पुंज बाहर निकलता है। इसके सामने एक बेलनाकार एनोड है, इसके भी अक्ष के अनुदिश बीचों बीच क्या है, छिद्र है। और ये एनोड इसलिए है क्योंकि बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा हुआ है। और क्या है यहाँ पर, इसमें एक निकिल क्रिस्टल है। निकिल क्रिस्टल है जो घनी विकर्ण के अनुदिश कटा हुआ है, ठीक है। घनी विकर्ण के अनुदिश कटा हुआ है, क्यूबिकली डायगोनल, ठीक है। तो अब यहां पर इसमें ये एक पैमाना है, वृत्तीय पैमाना। D यहां पर एक संसूचक है। संसूचक मतलब डिटेक्टर है, पता करता है कि इलेक्ट्रॉन किधर ज्यादा गया है, कितना कोण बनाते हुए ज्यादा गया, इधर ज्यादा गया है, इधर इस दिशा में या इस दिशा में, इसको घुमा सकते हैं इस वृत्तीय पैमाने पर। क्लियर है। और क्या लगा हुआ है यहाँ पर, ये G एक धारा मापी है। तो इसका काम क्या है, जब इलेक्ट्रॉन इधर आता है, इस संसूचक में प्रवेश करता है तो इस धारा मापी से होकर बहता है, तो धारा बहती है। तो धारा कितनी मात्रा में बह रही, उसके आधार पर किस दिशा में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इसका पता लगाया जाता है। क्लियर है। तो इसकी कार्यविधि क्या होगी, इसको थोड़ा सा देखते हैं, है ना। कार्यविधि क्या होगी यहाँ पर, है ना। ये जो बैटरी की सहायता से कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर, ये कैथोड और एनोड दोनों मिलकर एक इलेक्ट्रॉन गन की भांति कार्य करते हैं। इलेक्ट्रॉन गन की भांति कार्य करते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां से, ठीक है। तो जब फिलामेंट गर्म हो जाता है, ये तंतु गर्म हो जाता है, तो तंतु के गर्म होने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं और ये इलेक्ट्रॉन पुंज इस कैथोड के छिद्र से एक तीव्र पुंज के रूप में बाहर निकलते हैं और एनोड के छिद्र से प्रवेश करते हुए सीधा समांतर होकर सामने रखा हुआ घनी विकर्ण अनुदिश की दिशा में कटे हुए निकिल क्रिस्टल से टकराता है। तो निकिल क्रिस्टल से टकराता है तो विभिन्न दिशाओं में क्या होता है, ये इधर 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 ऐसे मतलब बिखर जाता है, अर्थात प्रकीर्णित हो जाता है। तो प्रकीर्णित हो जाता है तो किस तरफ कितना प्रकीर्णन हुआ है उसको हम इस संसूचक की सहायता से, संसूचक को लगातार ऐसे सरकाते सरकाते देखते हैं कहां पर धारा अधिकतम होती है। हो सकता है इस दिशा में इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा जा रहे हों, है ना। जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा प्रकीर्णित होंगे उस दिशा में धारा यहाँ पर सबसे अधिक होगी। तो इस दिशा में हो सकता है सबसे अधिक हो रही होगी, इस दिशा में हो रही होगी या इस दिशा में, ऐसा। तो इस संसूचक को हम इस वृत्तीय पैमाने पर घुमा घुमा कर चेक करते हैं और प्रकीर्णन की तीव्रता कहाँ पर अधिकतम हो रही है उसको ज्ञात करते हैं। और यहाँ पर
अलग अलग विभवांतर पर, जो बैटरी बी के विभवांतर को चेंज करके, मतलब कैथोड और एनोड के बीच जो त्वरक विभवांतर है, त्वरक विभवांतर इसलिए कहते हैं क्योंकि कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ये इधर आकर्षित होता है तेजी से, ठीक है। तो त्वरक विभवांतर को परिवर्तित कर करके, जैसे 44 वोल्ट से लगभग 68 वोल्ट, है ना, 44, 48, 54, 64, 68 वोल्ट पर हम प्रकीर्णन की तीव्रता, प्रकीर्णन कोण और धारा की तीव्रता के आधार पर यहाँ पर एक ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ का पैटर्न यहाँ पर अलग अलग आता है ना। जैसे ये 44 वोल्ट पर ग्राफ खींचते हैं तो आपतित किरण की दिशा में प्रकीर्णन कोण का मान इस प्रकार से आता है ग्राफ में, ऐसा है ना। 48 वोल्ट पर थोड़ा सा ग्राफ में फैलाव आ जाता है, एक थोड़ा सा फूल जाता है यहाँ पर। और 54 वोल्ट पर, है ना, ये जब विभवांतर यहाँ पर 54 वोल्ट है तो उस समय ये जो प्रकीर्णन कोण का मान 50 अंश होता है। तो इस दिशा में 50 अंश कोण बनाते हुए इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा प्रकीर्णित होते हैं, मतलब इस तरफ धारा सबसे अधिक बहती है, मतलब धारा का मान इसमें सबसे अधिक होता है। 64 वोल्ट पर वो थोड़ा और कम हो जाता है, 68 वोल्ट पर और कम हो जाता है। तो ये अलग अलग विभवांतर पर इस प्रकार की प्रक्रिया यहाँ पर देखने को मिलती है। है ना। निकिल क्रिस्टल को हम जैसे इस प्रकार लें, यहाँ पर ये इसके क्रिस्टल तल है, इस पर ये आपतित और ये प्रकीर्णित, इनके बीच का कोण कितना है, 50 अंश है, ठीक है। और इसको इधर को कहेंगे तो थीटा, तो इधर भी कितना होगा, थीटा, है ना। ये जो थीटा है ये क्या होगा, पृष्ठ स्पर्शी कोण, है ना, पृष्ठ को स्पर्श करता हुआ कोण, ठीक है। तो यहां पर थीटा प्लस ये फाई है, थीटा प्लस फाई प्लस थीटा इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये 2 थीटा इक्वल टू 180 माइनस फाइव, तो 2 थीटा बराबर 180। अधिकतम इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में जा रहे हैं वहां पर फाई का मान कितना हो जाता है, 50 अंश हो जाता है। तो ये 2 थीटा बराबर 130 डिग्री। तो यहां से थीटा का मान निकालेंगे तो 130/2 मतलब 65 डिग्री। थीटा का मान कितना आता है, 65 अंश, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन से तरंग संबद्ध है। डी ब्रॉगली ने बताया तो इनका विवर्तन एक्स किरणों के जैसा होना चाहिए, है ना। इनका विवर्तन है वो एक्स किरणों के जैसा होना चाहिए। तो यहां पर जो एक्स किरण के विवर्तन है, ब्रेग समीकरण लिया जाता है, 2d साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा से। यहां पर जो d का मान है, क्रिस्टल तल है, d का मान ये 0.91 या 914, ठीक है, 0.91 एंगस्ट्रॉम। ये है क्रिस्टल का जालक अंतराल, ठीक है। तो यहां पर 2d का मान रखेंगे 0.914 और साइन 65 डिग्री, है ना। और प्रथम उच्चिष्ठ के लिए
या विवर्तन उच्चिष्ट के लिए n इक्वल टू 1, तो 1 इंटू लेमडा। तो इस पूरे को सॉल्व करने पर साइन जो 65 डिग्री का मान होता है 0.906 होता है ये, तो ये 1.65 एंगस्ट्रॉम आता है। इसको पूरे को सॉल्व करने पर इतना है ना, ये तो एंगस्ट्रॉम में ही था, 2 भी है, और साइन 65 का मान इतना, इन सबको आपस में गुना करो तो 1.65 एंगस्ट्रॉम, मतलब जो डेविसन जर्मर के प्रयोग के अनुसार है ना, डेविसन जर्मर के एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन से जो तरंग संबद्ध है उसका मान कितना आता है, 1.65 एंगस्ट्रॉम आता है। ठीक है, अब इसी को यदि हम डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य से देखें, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य से देखेंगे, लैम्डा इक्वल टू क्या फार्मूला था, 12.27 अपान रूट वी, इतना एंगस्ट्रॉम है ना। ये डी ब्रॉगली वाले फार्मूले में ऐसा था इलेक्ट्रॉन पुंज के लिए, है ना, इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसा था, तरंग दैर्ध्य इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग का तरंग दैर्ध्य इतना था, लैम्डा इक्वल टू 12.27 अपान रूट वी एंगस्ट्रॉम। या जो 12.27 रूट वी का मान क्या करना पड़ेगा, 54 वोल्ट, क्योंकि 54 वोल्ट पर ही थीटा का मान, फाई का मान कितना आया था, 50 अंश आया था, है ना। जो ग्राफ हम देखे थे इधर उसमें लैम्डा इक्वल टू 12.27, तो 54 वोल्ट पर था, तो इसको पूरे को सॉल्व करें, इसका रूट निकाल कर इसको डिवाइड करें तो ये 1.67 एंगस्ट्रॉम आता है, ये 1.65 और ये 1.67। तो इस प्रकार डेविसन जर्मर के प्रयोग से जो प्राप्त इलेक्ट्रॉन पुंज से संलग्न तरंग का तरंग दैर्ध्य और डी ब्रॉगली के फार्मूला से प्राप्त इलेक्ट्रॉन पुंज से संलग्न तरंग का तरंग दैर्ध्य दोनों लगभग बराबर है, 1.65 एंगस्ट्रॉम, ये 1.67 एंगस्ट्रॉम, दोनों लगभग मेल खाता है। तो इस प्रकार डेविसन तथा जर्मर के प्रयोग से इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग पुंज की पुष्टि होती है ना। इस बात की पुष्टि हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन से एक तरंग संलग्न होता है और वो तरंग है, वो उसका तरंग दैर्ध्य इस फार्मूला से निकालें या इस फार्मूला से निकालें, दोनों फार्मूला से लगभग सेम आता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।